नौजवान जिनके लिए उन्होंने नौजवान सभा, और अगर वह भगत सिंह छात्र मोर्चा के हैं तो उनकी असली सबसे खतरनाक होता है किसी को अध्यक्ष बना देना। किसी वक्ता को बोलने का समय नहीं होता है, ना आप लोगों में धैर्य रह जाता है सुनने का धैर्य, और ना मेरे पास कुछ बोलने के लिए सारे लोग बोल चुके हैं। अब विश्वविजय ने जैसा गरमा दिया माहौल कि अभी तक पंखों को ठंडी हवा नहीं है, और उसके बाद बढ़ाया कामठा ने, उसने भी कर दिया। और इन लोगों ने लिंग भेद आज भी जारी है, बहुत सारी बातें हम आपने करते हुए आए। लोगों ने अपने वक्तव्यों में कहा तो सचमुच में लिंग भेद आज भी जारी है। और उस पर मैं एक छोटी सी कविता सुनाकर आपके धैर्य को थोड़ा हल्का करना चाहता हूँ। बोए जाते हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे, और वो गाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे और वो गाती हैं बेटियां, खाद पानी तो बेटों को पर लहलहाती हैं बेटियां। खाद पानी तो बेटों को लहलहाती हैं बेटियां, पढ़ने को भेजे जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं। हिमालय की ऊंचाई तक फेरे जाते हैं बेटे, अमेरिका जाए वहां जाए शिक्षा के माध्यम से हिमालय की ऊंचाई तक फेरे जाते हैं बेटे, चढ़ जाती है। समय समय पर गिरते हैं बेटे, संभाल लेती है बेटे। जिंदगी तो बेटों को और मारी जाती है। तो यह जो लिंग भेद की बात आप लोग कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में और आकांक्षा ने तो बातें कही। मुझे याद है बीएचयू के इतिहास में पहली बार निखालिस छात्राओं का आंदोलन हुआ था, और बहुत लाठीचार्ज हुआ था। उस समय पूरे देश में खबर गई। मुझे याद है कि उनके समर्थन में नगर के लोगों का एक जो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, साथ में आया था। तमाम सारे लोग थे नगर के शिक्षित और छात्र नौजवान, और महिलाओं के साथ बीच में उसको पकड़े हुए मैं चल रहा था। और वह फोटो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि बिहार के एक कवि ने एक कविता लिखी थी कि 70 साल के एक बूढ़े ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए सड़क 70 साल के बूढ़े ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए सड़क पर उतर पड़ा। और वह फोटो इतना ज्यादा वायरल हुआ था, तमाम अखबारों ने भी मालूम कहा, यहाँ तो अखबारों में दिया ही नहीं है। तो वह लड़ाई याद कीजिए, कैसे लाठीचार्ज को उन्होंने झेला, किस तरह से संघर्ष किया। हमारे इतिहास की वह एक धरोहर घटना है, याद करने की घटना है कि जहाँ वहाँ लड़के नहीं बल्कि छात्राओं ने इस प्रकार से अपनी समस्याओं को रोज छेड़े जाने के लिए रोज तमाम विरोध का झेलने पड़ते थे, और आप भी झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन आज तो हमारे मुंह पर ताला लगा दिया गया। आप अगर है तो FIR भी होगा, सारे लोगों पर होगा, पता नहीं। यानी आज जो हमारा जेल खाना है वहाँ OBC ST माइनॉरिटी और तमाम छात्र छात्राओं से भरा हुआ है। कितने सवर्ण के लोग उसमें हैं, नहीं मिलेंगे आपको। जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो इस प्रकार से बातें करते हैं, प्रतिरोध की बातें करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई की बातें करते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। भीमापुर गांव के नाम पर जो हमारे देश के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी थी, यानी वो जो उनकी जमानत मिली ना, महिला जो थी, वो अमेरिका से छोड़कर अपना वो सब कारोबार आदिवासियों के बीच में जाकर के आदिवासियों की जबान बचाने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उनके हाथों हकूक को दिलाने के लिए वो महिला वहाँ काम करती है। वह देशद्रोही हो गए। या बर्बर राव से लेकर के बड़े तमाम सारे लोग जो हमारे यहाँ बुद्धिजीवी अवर थे, या बाबा साहब हमारे जो बाबा दिल्ली का रहे प्रोफेसर, वो
उठा के उनको ले गया और एकदम उनको पानी के पीने की उसकी जरूरत थी, उसको नहीं दिया गया, यानी सीधे मार डालने के लिए वहां डाला गया। एक तो मत है इसके तो स्टेन मर गए, ये नहीं मर गए, यानी कभी कभी हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारी सत्ता को उसके लिए कोई परवाह। इसलिए यह हम लोग बातें कर रहे थे, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, न कुछ होने जाने वाला है। आप लोग कुछ बात कर रहे हैं, सब डाल दिए जा रहे हैं वहां से लेकर के। इसलिए सबसे सचमुच में सबसे बड़ी बात तो आपने विजय ने कही थी कि अवतार सिंह पास की कविता को उद्धृत करते हुए जो कहा कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सपना वह नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपना वह जो हमें सोने नहीं देता। अगर उसका सपना वह सपना था जो उन्हें सोने नहीं देता था, जेल में से कभी बाहर में कभी एकदम बाहर लगा हुआ था। उनके कार्य को देखिए, जिनके लेखों की चर्चा विजय ने की और अछूतों पर जो लिखा हुआ है या सांप्रदायिकता पर जो लिखा हुआ है, ये लेख नहीं लिख रहे थे, वह अपने जीवन को तो भोगा है, उतारा है। आपको याद होगा जेल में उनका एक जो था बोधा भंगी जो सफाई का काम करता था, उसको वह बेबे बोलते थे। तो लोगों ने पूछा कि आप इस भंगी को बेबे क्यों कहते हैं बोधा को? तो कहा भाई या तो मेरी बेबे ने मेरा मलमूत्र साफ किया था, या तो बोधे हमारा मलमूत्र साफ कर रहा है। तो बेबे हमारे लिए हमारी माँ है, या तो माँ यह करती है या तो फिर यह बेबे कर रहा है। वो भंगी है, उसका काम, और उनकी बराबर इच्छा थी कि भाई तुम हमें खाना बना के खिलाओ। और टालता रहा सरदार जी, मैं आपको कैसे खिला सकता हूँ, मैं तो एकदम अछूत मौर्य हूँ। कहा नहीं तुम खिलाओ, बहुत जिद करते थे, नहीं माना। लेकिन जब फांसी होने हुई 2 दिन पहले उन्होंने कहा बोधा अब तो हमें खिला दो, और बहुत आंसू से रोने लगा था, मन भीग गया था। लेकिन वह जिद पर अड़ गई और उस जिद को पूरा करने के लिए वह रोटी बना कर लाया। और जीवन का भगत सिंह का सपना इतना आसान नहीं है, भगत सिंह की विरासत इतनी आसान नहीं है, उस बड़ी खतरनाक विरासत है। उस खतरनाक विरासत को प्राप्त करना आप कैसे सुने? 14-15 साल के 14 साल तक भी नहीं हुआ था जो उसके बाद आए थे, उसके चले गए थे जेल में। 15-16 साल बीतते बीतते मतलब उस आदमी ने क्या देखिए कि 2 साल के भीतर 1515वीं 16वीं शताब्दी 14वीं 15वीं 2 साल के भीतर दुनिया के सबसे बड़े चिंतकों, सबसे बड़े दार्शनिकों, यानी लगभग 100 को गिनाया गया है कि 100 ऐसे दार्शनिक, राजनीतिक नेता और दर्शन चिंतन के लोग और जो साहित्य के लोग, उनकी चर्चा की। 70 किताबों की वो पढ़ गए थे, कागज में भी अंग्रेजी में। कैसे आदमी पढ़ गए? हम तो जो किताब नहीं लिख पाते, वो 75 किताब पढ़ गए थे, कुछ जेल में कुछ बाहर जाकर के, और उतनी उम्र में कैसे इस आदमी को किया? यह तो अद्भुत व्यक्तित्व था भारत में या बल्कि विश्व में ऐसा मिले जो 2 साल के भीतर दुनिया के 100 जाने माने दार्शनिकों, राजनीतिज्ञों और रूस की क्रांति का पूरा इतिहास जो उन्होंने पढ़ा है, उस क्रांति का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो राजनीति का जानने वाला या रूसी क्रांति को जानने वाला भगत सिंह से बड़ा कोई जानकार नहीं रहा होगा। उस पूरे इतिहास को उन्होंने बाकायदा तार्किक और वैज्ञानिक रूप से लिखकर के सामने खड़ा किया। ये इतना गहन अध्येता हो कौन में से है? हम लोग कुछ 2-4 किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन 100 का बाहरी विद्वानों की अंग्रेजी में लिखी हुई किताबें उसको पढ़ा। मुझे याद है कि उनके एक 1.5 साल के साथी थे यतीम नाम सान्याल। सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजी में किताब लिखी सरदार भगत सिंह, उसका प्रकाशन रोक दिया गया, नए प्रकाशित होने नहीं दिए गए। बाद में यूपी के सरकारी जो प्रांत उसे कहते हैं, संयुक्त नाम करके लिखा है, वहां लोगों के प्रयास से माने वह प्रतिबंध खत्म हुआ। तब उसका हिंदी में अनुवाद किया तुम्हारी स्नेहलता सहगल।
यानी उस अंग्रेजी वाली किताब को हिंदी में अनुवाद किया कि हिंदी में लिखा, लेकिन उसे अनुवाद नहीं कहेंगे, उसी अंग्रेजी किताब के आधार पर उन्होंने हिंदी में उसका लिखा और वह किताब 1947 में प्रकाशित हुई। उस किताब की विशेषता यह है कि भगत सिंह के ऊपर जो तमाम प्रवाद फैले हुए थे और बाजी करते हैं, ये करते हैं, वह आतंकवादी है, क्या क्या था हो रहा था उसके पहले आप देखे होंगे। उस समय के इतिहास को आप देखिए, कांग्रेस के लोगों को देखिए, उस समय के समाज के लोगों को देखिए, तो कैसे उनका वो करते थे। यानी जो दूसरे कहते तो हिंदू धर्म के आतंकवादी हैं। सावरकर जी उस समय उनका संगठन चल रहा था महाराष्ट्र में, और किसके नेतृत्व में, क्या नाम उनका, अरे नहीं तो कांग्रेस के जो पर थे, नरम दल के गरम दल दो बट गया था ना, तो गरम दल वाले लोकमान्य तिलक के निर्देशन में सावरकर का क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र में चलता था, जिसमें दो बड़े जाने वाले ऑफिसरों की हत्या कर दी। तो उनकी हत्या करने का मतलब दूसरा होता है, और जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता है, अन्याय के खिलाफ लड़ता है, वह अहिंसा नहीं होती। अहिंसा की बड़ी बात चली थी। भगत सिंह ने कहा गांधी जी के अहिंसा आंदोलन से, धरना प्रदर्शन लड़ने से यह देश आजाद नहीं होगा। देश की आजादी के